एग्रीकल्चर में देखे थे, इरिगेशन तक देखे थे। इरिगेशन मतलब इरिगेशन में और देख लेते हैं कुछ कुछ। देखिए इरिगेशन में तो एक तो है कि भाई वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए किसानों के लिए, वाटर की अवेलेबिलिटी। अब वाटर की अवेलेबिलिटी किसके थ्रू होगा? या तो मानसून के वजह से जो बारिश है वो, अब मानसून तो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसमें क्या वेरिएबिलिटी कैसे आती है वो उसको हम अभी यहाँ पे नहीं देखेंगे। दूसरा क्या है भाई, आप डैम, जो रिवर है उस पे डैम को बनाए, डैम से बनाने के बाद आप उसको एक तो आप पावर जनरेट करेंगे इससे, दूसरा क्या करेंगे आप सिंचाई जो आप इरिगेशन है वो भी करेंगे। इसके लिए एक लाया गया था कमांड एरिया प्रोजेक्ट, कमांड एरिया डेवलपमेंट। कमांड एरिया डेवलपमेंट का मेन प्रोसेस क्या था, मतलब इसमें कॉन्सेप्ट ये था कि देखिए जैसे कि मान लें आपका ये रीजन है, ठीक, यहाँ पे रिवर फ्लो कर रहा है, ये रिवर फ्लो कर रहा है इस रीजन से, ऐसे करके फ्लो कर रहा है रिवर। अब इस रिवर से जो वाटर फ्लो कर रहा है इसको हम यूज नहीं कर रहे हैं, ये अपना नेचुरली अपना फ्लो कर रहा है, हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें हमने कमांड एरिया के थ्रू हमने ये किया कि मान लीजिए यहाँ पे हम यदि एक डैम को बिल्डअप कर देते हैं, यहाँ पे एक डैम बना लेते हैं, डैम, एक डैम यहाँ पे बना लेते हैं, एक डैम यहाँ पे बना लेते हैं, और इस डैम से, डैम बना लेने के बाद मान लीजिए इधर से हम कैनाल भी निकाल देते हैं और इधर से भी कैनाल निकाल देते हैं, और यहाँ के रीजन में जो फार्मर रह रहा है, जो किसान है, उस किसान को हम वाटर, और डैम बनाने से क्या हो जाएगा आपका, एक तो आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी आप इससे प्रोड्यूस होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा। दूसरा, इस एरिया के जो किसान है उसको आप इरिगेशन के फैसिलिटी प्रोवाइड करा दिए। इरिगेशन के फैसिलिटी प्रोवाइड कराना ही नहीं है, उसके साथ साथ जो लैंड है उस लैंड को क्या किया, मतलब लैंड डेवलपमेंट हुआ, ठीक। उसके बाद आपने क्या किया, इसको, इस किसान को आपने सीड्स प्रोवाइड करवाया, सीड्स दिए। उसके बाद सीड्स देने के बाद आपने उसको फर्टिलाइजर दिया, फर्टिलाइजर भी दिया, फर्टिलाइजर भी दिया, और क्रेडिट भी दी, क्रेडिट भी दी, क्रेडिट भी दी। ये सब देने के बाद प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन होने के बाद इसका जो प्रोडक्ट, जो प्रोड्यूस आया, उस प्रोड्यूस को आप क्या किए, एक मतलब प्रोड्यूस को प्रोक्योर किया गया, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपने मतलब जो विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री है, जो स्मॉल वाला, उसको भी आप प्रमोट किए। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो है वो डिपेंड करता है रीजन है स्पेसिफिक का, कौन से रीजन है, कहाँ पे क्या, किस चीज का क्या मतलब वो है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपने फ्लोर मिल लगवा दिया, आप गेहूं का प्रोडक्शन हुआ तो यहाँ फ्लोर मिल लगवा दिया, आटे का क्या है, फ्लोर मिल लगवा दिया। अब आटे का प्रोडक्शन हुआ, इसमें पैकेजिंग करके आप मार्केट में भिजवा रहे हैं। तो मेन ये है कि एक आपने इरिगेशन किया। कमांड एरिया डेवलपमेंट में यही होता है कि आप उस रीजन को, आप वन फैक्टर को आप कंसीडर करो, उस इशू को आपने अच्छे से सॉल्व किया, और उसका जो एक कह सकते हैं रिपल इफेक्ट, उसका जो इफेक्ट पड़ रहा है उसको देख रहे हैं, और जैसे जैसे आपको उसमें स्ट्रीम लाइन में आपको रास्ता मिल रहा है, फिर उसको सॉर्ट आउट करते चले जाते हैं। जैसे कि डैम बना, इरिगेशन के फैसिलिटी हो जाने से प्रोडक्शन नेचुरली क्या हो गया, हाई हो गया। उसके साथ साथ आपने सीड्स भी दे दिए, फर्टिलाइजर भी दे दिए, और क्रेडिट भी दे दिए। इससे क्या हो गया, प्रोडक्शन हो गया। जब प्रोडक्शन हो गया तो आपने खरीदा भी, या फिर उसके साथ साथ आपने क्या किया, विलेज इंडस्ट्री को भी प्रमोट किया। तो उससे ओवरऑल उस एरिया का डेवलपमेंट हो गया। तो दिस इज द कमांड एरिया प्रोग्राम। एक कमांड एरिया के साथ साथ दूसरा प्रोग्राम क्या है, एक ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसमें क्या, जैसे कि मान लीजिए ये एरिया है, यहाँ पे जो वेरिएबिलिटी है, मानसून की वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक। वेरिएबिलिटी मतलब 60 to 70 80% वेरिएबिलिटी है। दैट मीन्स क्या हो गया कि जो भाई 80% वेरिएबिलिटी मतलब क्या,
बारिश मान लीजिए किसी महीने किसी साल इतना हुआ है तो अगले साल ज्यादा है। यहाँ पे ड्रॉट का कंडीशन क्या होता है? ड्रॉट में भी द अवेबिलिटी ऑफ द वाटर इफ लेस ऑफ हो रहा है तो वो गया ड्रॉट हो गया, मतलब ड्रॉट हो गया। अब ड्रॉट भी होता है, फिर उसके बाद फेमाइन भी होता है, फिर अलग है वो सब में डिपेंड करता है। ड्रॉट के भी अलग अलग काइंड्स है, जैसे कि एग्रीकल्चर ड्रॉट हो गया, इकोलॉजिकल ड्रॉट। एग्रीकल्चर ड्रॉट क्या हो गया? एग्रीकल्चर के लिए जो वाटर चाहिए, मान लीजिए कि 100 सेंटीमीटर चाहिए आपके प्रोडक्ट के लिए जो आपने प्रोड्यूस लगाया है, लेकिन वो नहीं आ रहा है तो हो गया एग्रीकल्चर ड्रॉट। इकोलॉजिकल ड्रॉट जो वहाँ का इकोलॉजी है वो भी सस्टेन नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ एक हो जाता है क्या, मानसूनल ड्रॉट होता है। ठीक, मतलब उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये ड्रॉट जो ये है ना, उस ड्रॉट को करने के लिए, उस ड्रॉट को खत्म करने के लिए आप इसमें क्या किया? आपने पानी को अवेलेबिलिटी करवाया। कहाँ से? या तो भाई इधर से आप पानी लेके आए, नहर, जैसे क्या है इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के अंदर, जो वेस्टर्न राजस्थान का पार्ट है, इधर का ये पार्ट है, उसमें इंदिरा गांधी नहर यहाँ से लाया गया था, जहाँ पे ये सतलज, रावी, ब्यास, ये सब सारे रिवर यहाँ से लाया गया। ये भी क्या, ये क्या है कि कमांड एरिया प्रोग्राम भी इसको कह सकते हैं, और ये ड्रॉट प्रोन एरिया का भी इसको मतलब उसको भी अच्छा कर रहा है, ड्रॉट प्रोन एरिया को भी खत्म कर रहा है। पानी अवेलेबल करवा दिए और यहाँ पे किसान को बोले जो भाई आपने लेस वाटर जो वाला क्रॉप है वो आप लगाइए। जैसे कि लेस वाटर किस में लगता है? जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, या फिर आपका जो भी पल्सेज है, इस सब का हम यहाँ पे प्रोडक्शन करवाए, किसमें? ड्रॉट प्रोन एरिया में। और जो लैंड का जो उसके अंदर जो उसकी जो अंदर ह्यूमिडिटी है, जो उसके अंदर वाटर है, उसको मतलब क्या किए? कंजर्व किए। ये सब क्या होता है? एक तो ड्रॉट प्रोन एरिया का डेवलपमेंट, या इसको सेमी एरिड या एरिड और एरिड, इस एरिया का डेवलपमेंट करते हैं। इस एरिया में मेन यही है कि जो आप वाटर का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं और वाटर कंजर्वेशन को आप कैसे प्रमोट करते हैं। एक तो ये इसको कमांड एरिया के थ्रू कर सकते हैं, या बेसिकली आपको प्रॉपर ड्रॉट प्रोन एरिया के लिए करना पड़ता है। ड्रॉट प्रोन एरिया के लिए तो आप यदि इस एरिया का यदि वाटर का करवा दिया, आपने अवेलेबल करवा दिया, तो फिर वाटर का कंजर्वेशन पे आप फोकस करते हैं। जो भाई ये है रीजन है तो इसको वाटर को कंजर्व करो, कम वाटर यूज करो, कम पानी वाला फसल यूज करो। फिर उसके बाद उसके साथ साथ आप क्या करते हैं? एक्स्ट्रा जैसे कि आप मतलब जो पोल्ट्री है उसको भी आप बोलते हैं पोल्ट्री को फार्म लगाओ, या फिर आपका जो स्मॉल स्केल वाला इंडस्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट है उसको भी प्रमोट करवा देते हैं, जो उस एरिया का कल्चरल स्पेसिफिक जो भी है। ठीक, ये सब करवा के एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाते हैं। यही है आपका ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। लेकिन यहाँ पे मेन फोकस ये है कि वाटर कंजर्वेशन और वाटर का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। ठीक, तो इरिगेशन में एक ये दो हो गया। दूसरा है एक प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है, उसमें पीएम का भी यही है कि भाई पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ये कैसे हो सकता है? कंजर्वेशन से हो सकता है, या आपने इसको ड्रिप या स्प्रिंकलचर लेके आओगे तो उसमें तो पर ड्रॉप वाला सिस्टम से होता है। जैसे कि इसमें देखे थे ना, ऐसे पानी जा रहा है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है पानी का स्प्रिंकलचर से, ऐसे करके जा रहा है, यहाँ से। तो ये हो सकता है, वाटर कंजर्वेशन इसके थ्रू हो सकता है। ठीक, एक और प्रोग्राम था सरकार का, अटल भूजल। आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट what the government are doing and what the government program policy. This is the separate topic, and we have to. These all are the totally factual topic. So this is not अटल भूजल मतलब क्या है? जो ग्राउंड वाटर है उसका, ग्राउंड वाटर को मेन है जो लोकल लेवल पर, जो कि पंचायत लेवल पर है, जो उसको कंजर्व करना, और या तो कंजर्व करो या तो जहाँ पे नीचे चला गया है ना उसको ऊपर लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस पे फोकस किया गया है। ठीक, अटल भूजल में, क्योंकि ग्राउंड वाटर यदि आपका ऊपर जाएगा तभी तो इस रीजन के अंदर, मान लीजिए कोई एग्रीकल्चर फील्ड है तो उसमें आप उसके अंदर मिट्टी में मतलब आर्द्रता रहेगी, ह्यूमिडिटी रहेगी मिट्टी के अंदर, तभी तो कोई आप यदि सीड्स डालेंगे तभी तो वो सीड्स क्या हो जाएगा, जर्मिनेट हो पाएगा।
मान इस मिट्टी में मान लीजिए कुछ है, पानी है ही नहीं, तो सीड्स डालेंगे तो वैसे ही रह जाएगा। लेकिन आप यदि ग्राउंड वाटर ऊपर उठा देते हैं तो ये वाटर यहाँ तक आ जाएगा, तो इसमें रहेगा, तो ये मिट्टी के अंदर क्या वाटर के रहेगा, थोड़ा ये वाटर अवेलेबल रहेगा, तो सीड्स देंगे तो सीड्स ऑब्वियसली है कि वो जर्मिनेट करेगा यहाँ पे। तो इसलिए इसको करने की जरूरत है। दूसरा कि यदि आप सिंचाई कर रहे हैं तो सिंचाई में, इरिगेशन में भी आप उसको यूज कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर जब बढ़ेगा तब। तो ये हम लोग देखें। अब हम आते हैं किस पे, इरिगेशन के बाद हम लोग आते हैं किस पे। अब देखिए खेत है, हम लोग बताए थे ये फील्ड है, इसमें हम लोगों ने क्या किया, ये किसान है, यहाँ से ये आया, इसको पहले क्या किया, मैकेनाइजेशन हम देखे थे जिसमें कैसे होगा मैकेनाइजेशन। अब उसने सीड्स लगाया, सीड्स देने के बाद उसने क्या किया, इसमें पानी डाला, पानी दे दिया, तो पानी हो गया, इरिगेशन हो गया, सीड्स हो गया। अब ये फसल बड़ा हो रहा है। अब फसल बड़ा हो रहा है तो इसमें फिर क्लाइमेट, क्लाइमेट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप देखिए क्लाइमेट चेंज हो गया, क्लाइमेट चेंज की वजह से मान लीजिए हिल स्टॉर्म आ गया, हिल स्टॉर्म आ गया, हिल स्टॉर्म आ गया, या उससे क्या होगा, फसल खराब हो जाएगा। तो क्लाइमेट चेंज किस तरह से इफेक्ट कर रहा है, ठीक। या टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, तो आपको टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने से क्या हो जाएगा, फसल की क्वालिटी कमजोर हो जाएगी, या फिर वो डिपेंड करता है किस तरह के क्रॉप आप लगा रहे हैं, या फिर ज्यादा पानी को आपको यूज करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो इरिगेशन हो गया, इरिगेशन के बाद उसमें आप क्या करेगा, अब इसमें क्या करेगा, या तो जो आप फर्टिलाइजर है वो, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड। अब देखिए फर्टिलाइजर में क्या आता है, फर्टिलाइजर में एनपीके, नाइट्रोजन पोटासियम और ये कैल्शियम, तो नाइट्रोजन पोटासियम कैल्शियम, ये इसको फर्टिलाइजर बोलते हैं। अब इसको इस खेत में डालेगा, ये क्या केमिकल वाला है, एक गवर्नमेंट इसके लिए क्या सब्सिडी देती है, सब्सिडी देती है बहुत। एक इसमें एक न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी भी गवर्नमेंट लेके आया था, जिसमें कि भाई सबको मिला दो और उसको एक जनरल, क्योंकि यूरिया का सब्सिडी, जो नाइट्रोजन का सब्सिडी है वो अलग मिलता है, वो मतलब बहुत ज्यादा है, और ये इसका एक अलग है। सब्सिडी में भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी लेके आया था। जैसे कि जो कंपनी है ना, जैसे कि मान लीजिए हम कंपनी है, हम ये बेच रहे हैं तो हमें नहीं देगा, हमें गवर्नमेंट डायरेक्ट नहीं देगा। अब ये कंपनी है, ये कंपनी अपने आउटलेट जितना भी है उसको दे रखा है, ए बी सी डी। अब ए बी सी डी पे जाके किसान खरीदा, वो अपना आधार या जो भी है उसको लेके आया उसके थ्रू, तो और वहां पे इसके थ्रू उस किसान को सब्सिडी यहाँ पे मिला, कम पैसे पर मिल गया किसान को। अब जो यहाँ पे जो किसान का जो आइडेंटिटी है वो यदि इस कंपनी के पास जाएगा, वो फिर कंपनी दिखाएगा कि जब भाई मेरे पास मुझसे 500 किसान को मैंने ये दिया हूँ सब्सिडी रेट पे, तब जाके गवर्नमेंट इसको सब्सिडी वाला रकम इसको देंगे, ठीक है। सब्सिडी इस तरह से काम करता है, डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर, ठीक। अब फर्टिलाइजर हम जब देते हैं तो इसको केमिकल फर्टिलाइजर से क्या होता है, क्यों हम केमिकल यूज करते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, प्रोडक्शन ठीक ठीक होता है, ज्यादा होता है। हमको प्रोडक्शन ज्यादा क्यों करना है, क्योंकि सरकार एमएसपी दे रखा है, तो एमएसपी दे रखा है तो हमको पैसा चाहिए ज्यादा, इसीलिए। लेकिन इससे क्या होता है, केमिकल फर्टिलाइजर को ज्यादा यूज करने से, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करना ज्यादा कब से स्टार्ट हुआ, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन में हमारा क्या था, क्योंकि हम उस टाइम इंपोर्ट कर रहे थे किसको, फूड सिक्योरिटी को पूरा करने के लिए, क्योंकि लोग भूखमरी से था, तो भाई लोगों को तो पैसा खाना तो खिलाना पड़ेगा ना। तब हमको फूड सिक्योरिटी के लिए हम लोग कहाँ से, यूएसए से और अदर कंट्री से हम लोग इंपोर्ट, पीएल कैसे है, PL 480 है, आई डोंट नो व्हाट इज एग्जैक्ट, हाँ इसी को ये बोलते हैं, ये हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे। कौन थे उस टाइम, लाल बहादुर शास्त्री जो थे, LL शास्त्री जो थे, LB शास्त्री जो थे, उन्होंने ही दिया था जय जवान जय किसान का नारा दिए थे उन्होंने। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन में, ग्रीन रेवोल्यूशन में हुआ था क्या, इंडिया का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसमें सरकार ने स्टार्ट किया था, बोला था जो भाई तुमको अच्छा सीड हम दे रहे हैं, हाइब्रिड वाला, हाइब्रिड वाला जो कि नॉर्मल बॉर्डलॉग ही थे, हाँ वही थे, हाइब्रिड वाला सीड दे रहे हैं, स्वामीनाथन भी थे, हाँ ये सब गेहूं के लिए हाइब्रिड सीड दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं,
वाटर दे रहे हैं, वाटर कैसे दिया? तो गवर्नमेंट ने क्रेडिट दिया। हैवी क्रेडिट किसके लिए दिया था? जब आप यदि ट्यूबवेल लगाएंगे तो बैंक से जाइए लोन लीजिए, इसमें 50, 60, 70 इस तरह से सब्सिडी मिल रहा था उस टाइम। तो वो ट्यूबवेल दिया, मतलब पानी दे दिया, और सीड्स दे दिया, और फर्टिलाइजर दिया, जो भाई ले जाओ, खाद ले जाओ पूरे। अब किसान ने इस रीजन में लगाया, खूब यूज किया, प्रोडक्शन तो बढ़े, प्रोडक्शन बढ़ा तो अपन लोगों का फूड सिक्योरिटी जो है वो पूरा होना स्टार्ट हो गया। मतलब लोग अब अनाज की हमको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं था, पूरा कर रहे थे। लेकिन जब हम हैवी फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो जब केमिकल का यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, जो आपका लैंड की जो क्वालिटी होती है, लैंड की जो क्वालिटी होती है वो कमजोर हो जाती है। लैंड क्या हो जाता है, बंजर होता है, बंजर होता है, बंजर। बंजर मतलब इसमें प्रोडक्शन होने का खत्म हो जाता है। ठीक। दूसरा, अब जब हम इस आप क्या करेंगे, ये हो गया। अब इसमें आप मान लीजिए हैवी फर्टिलाइजर का यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, जो आपका ग्राउंड वाटर है, इसका जो ग्राउंड वाटर है वो खत्म हो जाएगा, ग्राउंड वाटर वो पॉल्यूटेड हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, जो ये इधर से मान ली बारिश में ये यहाँ से ये इस खेत से पानी बह के जाएगा तो आपका ये जो वाटर बॉडी है वो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसमें पॉल्यूटेड हो जाएगा। तो वाटर पॉल्यूशन यहाँ से आता है, ये वाटर पॉल्यूशन हो गया। और यहाँ से ये किसको इसको क्या बोलते हैं, लैंड पॉल्यूशन हो गया, लैंड पॉल्यूशन हो गया। लैंड की जो एक नेचुरल उसका पैटर्न है उसमें डिसरप्शन आ गया, दैट इज कॉल्ड पॉल्यूशन। इसमें क्या, वाटर की जो पॉल्यूशन आ गया इसके अंदर, तो वाटर पॉल्यूशन आ जाएगा तो इससे जो इसकी जो इकोलॉजिकल जो नेचुरल इकोलॉजी है इसका, इसकी ये जो बायोडाइवर्सिटी है, इसकी जो इकोलॉजी है वो क्या हो जाएगी, उसमें डिसरप्शन आएगा, उसमें डिसरप्शन आएगा, इसका इकोलॉजिकल डिप्रेशन तो नहीं आएगा, डिसरप्शन आएगा। समझ गए? तो फर्टिलाइजर अब यूज करते हैं। और क्या, किसान को इसके लिए पैसे भी देना पड़ता है ज्यादा। तो यहाँ का वाटर यदि खराब हो गया तो उससे क्या हो जाएगा, यहाँ के जो लोग जो पानी को यूज कर रहे हैं तो उसके हेल्थ में अलग तरह के जो हैवी मटेरियल होता है इस पानी में, जिसको जो कार्सिनोजेनिक होता है, वो उस पानी वो उसके बॉडी में जाएगा तो कैंसर का चांसेस बढ़ जाएगा, कैंसर। तो ये देखा गया है कि ग्रीन रेवोल्यूशन वाला जो एरिया है, उसमें कैंसर का केस ज्यादा हो रहा है। जिसके पीछे का रीजन, गैंगेटिक रीजन में क्या देखा जा रहा है, गैंगेटिक रीजन में ये देखिए, गैंगेटिक रीजन कहाँ गया है आपका, ये हो गया आपका, ये आपका गैंगेटिक रीजन हो गया। ये गैंगेटिक, हाँ गंगा यहाँ से निकली, यहाँ से ये प्लेन है, ये हाईली प्रोडक्टिव है। तो इसमें क्या करता है किसान, हैवी अपना पानी के साथ साथ फर्टिलाइजर यूज करता है। तो जब फर्टिलाइजर हैवी यूज करेंगे तो पानी की क्वालिटी खत्म हो जाएगा, लैंड की क्वालिटी खत्म हो जाएगा। अब जो इसमें प्रोडक्ट निकलेगा उस प्रोडक्ट में भी इस हैवी फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड होगा उसका प्रभाव पड़ेगा, जिससे वो प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस इसमें से बाहर आएगा, जैसे कि धान, गेहूं, चना जो भी है बाहर आएगा, तो उसमें इसका इफेक्ट रहेगा। और यहाँ का जो पानी है उसमें भी इस मटेरियल में जो रन ऑफ होके आएगा उस वाटर बॉडी में जमेगा, तो इसमें कैंसर का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। इस एरिया में कैंसर बहुत देखा गया पेशेंट, इसके पीछे ये एक रीजन है, वाटर पॉल्यूशन। ठीक। अब इसको दूर करने के लिए क्या लेके आएंगे। अब देखिए, इससे इस केमिकल फर्टिलाइजर से मेन क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। एक तो ह्यूमन हेल्थ का हो रहा है, ठीक। दूसरा क्या हो रहा है, आपका इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पे हो रहा है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी पे हो रहा है। तीसरा क्या हो रहा है, हेल्थ हो गया। तीसरा क्या हो गया भाई, पैसे भी तो खर्च हो रहे हैं ना, सब्सिडी, हैली सब्सिडी। इस फर्टिलाइजर का ब्लैक मार्केटिंग भी होता है। उसके बाद क्या होता है, मोनोक्रॉप टाइप से चलता है। इस अलग तरह की समस्या है। मेन है इन्वायरमेंट और वाटर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन होता है। अब देखिए, इसको दूर ये फर्टिलाइजर के इसका हम काउंटर क्या हो सकता है, इसके काउंटर यदि आप हम देखेंगे तो भाई आप उसको करो, किसको, जो बायो है, ऑर्गेनिक है,
ऑर्गेनिक खाद का यूज करो आप, बर्मी कंपोस्ट का यूज करो आप, बर्मी कंपोस्ट का यूज करो। नो डाउट इसमें इनिशियली इसमें प्रोडक्शन कंपेयर टू केमिकल फर्टिलाइजर कम होगा, इसमें जिसका प्रोडक्शन कम होगा। उसके बाद एक है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है। नेचुरल फार्मिंग अभी ट्रेंड चल रहा है ना, नेचुरल फार्मिंग, ये सब ये ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का बहुत ट्रेंड चल रहा है। नेचुरल फार्मिंग इस सब को करो, इससे क्या होगा, आपकी केमिकल फर्टिलाइजर पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। दूसरा एक केमिकल फर्टिलाइजर ये है क्या, हम टोटली इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट करते हैं तो हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो कम होता है, हमको पैसा देना पड़ता है डॉलर में। तो हमारा फॉरेन रिजर्व आप आज मान लीजिए 670 बिलियन डॉलर का है, तो यदि 100 बिलियन डॉलर हमको मतलब देना पड़ रहा है इसको लाने के लिए, तो ये हमारा कम होगा ना। तो इंटरनेशनल रिलेशन में डिपेंड करता है हम कहाँ से इंपोर्ट करते हैं। एक तो इधर जो आपका हो गया, कहाँ कहते हैं ये, मिडिल ईस्ट से भी करते हैं, मिडिल ईस्ट से भी करते हैं, ये सूडान, ये नहीं, ये क्या कहते हैं, जॉर्डन वार्डन है, फिलीपींस, ये पैलेस्टाइन विलिस्तीन है, उसके बाद रसिया से करते हैं, यूक्रेन से करते हैं, ये सब से हम करते हैं। तो ये हो जाएगी। हाँ, अब देखिए होता क्या है, अब यदि हम यहाँ पे ऑर्गेनिक कैसे यूज कर सकते हैं ऑर्गेनिक, उसके लिए तो देखें जो कि फूड में वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको आप ऑर्गेनिक में यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आप ये ऐसे गड्ढा बना दिए, उसमें आप इसको जमा किए, इसका डिकम्पोजिशन होगा। दो तरह के होता है यहाँ पे। फिर इसका पूरा जो दो प्रोसेस होता है, एक होता है एरोबिक प्रेजेंस ऑफ एयर, दूसरा एनारोबिक एनारोबिक मतलब एब्सेंस ऑफ एयर। ये एरोबिक एनारोबिक कंडीशन में क्या होता है कि वो आप इसको रखें, उसका डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोज होने के बाद ये आपका बन जाता है, खाद बनता है। ठीक, वर्मी कंपोस्ट में क्या होता है, वर्मी कंचल में क्या होता है, ये तो आपको जो मटेरियल यहाँ पे रखे हैं, या तो आप जो आप मान लीजिए मतलब एनिमल पशुपालन, एनिमल रेयरिंग जो करता है, मान लीजिए किसी किसान के पास 10 गाय रखा हुआ है, तो इसके जो वेस्ट आएगा उसको यदि वो रखता है, ये टैंक बना के रखेगा, उसमें ऐसे करके ये स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद या तो एरोबिक एनरोबिक दोनों में से क्या यूज करके उसको खाद बना के पैकिंग करके इसको ब्रांडिंग कर लेगा भाई, ब्रांडिंग कर लेगा किसान नंबर 1। ठीक, इसको बेचेगा तो किसान का प्रोडक्शन जो कहते हैं ना, फार्मर का ये इनकम 2 गुना हो जाएगा। तो 10 गाय है, इससे ये खाद बना के बेच लेगा। अब जो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो कर रहा है वो इससे खरीदेगा। ठीक, या किसान जो है, या मान लीजिए यहाँ पे ये किसान है, फार्मर है, ये इसके पास 10 गाय है, एक तो इसको या तो फिर गोबर जो उसका उस प्लांट का यूज करते हैं जिसमें कि मीथेन का जनरेशन होता है, पावर भी आप जनरेट कर सकते हैं, वो प्लांट लगाइए। उस प्लांट में दो तरह का होता है, इसमें आप इधर से ये जो भी वेस्ट है इसको डालते हैं, ये अंदर जाने के बाद ये इसका फिर डिकम्पोजिशन होता है, ये फिर ये गैस निकलता है, ये गैस यहाँ पे स्टोर होता है। फिर इस गैस को आप अपने जो भी डोमेस्टिक यूज में है ये यूज करते हैं। यदि डोमेस्टिक यूज में यूज करेंगे तो आप जो किसान 1000 रुपये बिजली बिल भर रहा है वो नहीं भरेगा, तो किसान के 1000 ये इनकम हो गया, और यहाँ से आपको क्या बन गया, 1000 रुपये इनकम हो गया, और ये आपका क्या हो गया, आपका ये, हाँ ये, और इधर से जो ये वेस्ट है फिर ये बाहर निकला, ये आपका क्या बन गया, खाद बना, फर्टिलाइजर बना। अब इस फर्टिलाइजर को आप ब्रांडिंग करके बेच दीजिए, ऑनलाइन भी आ जाए, ई कॉमर्स पे आप जाके बेच दीजिए, इससे किसान का इनकम डबल हो जाएगा। तो ये हम देख रहे थे। अब देखिए नेचुरल फार्मिंग क्या होता है। नेचुरल फार्मिंग में क्या होता है, आपका ये खेत है, ये आपका क्रॉप फील्ड है, इस क्रॉप फील्ड में आप जो प्रोडक्ट लगाएंगे, जो क्रॉप लगाएंगे, उसमें जो आप बाहरी कोई मटेरियल नहीं यूज करेंगे, बाहर का कोई मटेरियल नहीं यूज करेंगे, जो यहाँ का है वो नेचुरल यहाँ पे यूज करेंगे। जीरो बजट जिसको बोलते हैं, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग।
जीरो बजट इस सेंस में कह रहा है कि इसमें हम बाहर से कुछ नहीं लगाएंगे। यहाँ का जो, जैसे कि मान लीजिए यहाँ का जो प्रोडक्ट पहले का जो होगा ना, उसी को हम कहीं पे एक ऐसे गड्ढा बना के उसको खाद बना लेंगे। जैसे कि मान लीजिए मूंग, मूंग को पहले यूज किया, खेत में डाला जाता है, मूंग को छोड़ दिया जाता है, जिससे मिट्टी की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, फिर उसमें जाके उसको फिर धान की खेती की जाती है। तो मेन है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में बाहर से आपको कुछ नहीं, ना ही पेस्टिसाइड आपको खरीद के लाना है, ना ही फर्टिलाइजर खरीद के लाना है, ना ही कुछ खरीद के लाना है। सारे यहाँ पे जीरो बजट पे यहाँ पे खेती। सुभाष पालेकर ही इज द, कह सकते हैं इसका मतलब इन्हीं के द्वारा ये स्टार्ट हुआ है। तो दूसरा क्या, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में उस ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग जो ये सब किस सेंस में देख रहे हैं, ये सब ये देख रहे हैं इस सेंस में कि हम खाद या मतलब फर्टिलाइजर हम कितना यूज करते हैं, उस पर कितना खर्च करते हैं, इस सेंस में हम इसको देख रहे हैं। जब ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, अब देखिए आप यहाँ पर भी फर्टिलाइजर यूज नहीं होगा, केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं होगा, ठीक, केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं होगा, पेस्टिसाइड भी नहीं यूज होगा, जो भी होगा ऑर्गेनिक होगा, जो भी होगा वो बायोटिक कंपाउंड से बना हुआ प्रोडक्ट होगा, उसी को हम यूज करेंगे, ऑर्गेनिक खाद का यूज करेंगे यहाँ पे। अब इसमें क्या होता है, ये इसमें आपको इससे फायदा क्या होगा, लेस इंटेंसिव वाटर, इसमें कम पानी की जरूरत पड़ेगी, ठीक। इसके प्रोडक्ट जो होंगे क्या होगा, न्यूट्रिशियस होगा, ठीक। इसमें हेल्थ क्या होगा आपका, प्रोटेक्ट रहेगा, इसमें हेल्थ प्रोटेक्ट रहेगा। जबकि इसके नेगेटिव कंसेक्वेंस देखेंगे तो इसमें नेगेटिव में क्या होता है, इसका प्रोडक्शन उतना नहीं होता है जितना होना चाहिए, ठीक। इसमें बीमारी जो कि क्रॉप में जो डिजीज है वो लगने का चांसेस रहता है, ठीक। इसको तैयार होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक। मेन ये है प्रोडक्शन की वजह से, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर यूज करके आप उगाते हैं 500 किलो, लेकिन आप ये अभी आपका जो सॉइल है उसमें ये इस केमिकल को एडप्ट कर रखा है, तो इसमें ऑर्गेनिक को यूज करेंगे तो 500 के बदले में 250 होगा या 300 होगा, तो इस वजह से अभी है। लेकिन लेकिन यदि यही है, मान लीजिए ये अर्बन एरिया है, ये अर्बन एरिया है और ये अर्बन पेरिफेरल एरिया है, यदि हम यहाँ पे ऑर्गेनिक, यहाँ पे जो इलीट क्लास जो हे हेलो हाई व्हाट्सअप इस टाइप के लोग होते हैं ना, ये यहाँ पे रहते हैं, इसका पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, और ये सब आज थोड़ा सा ये सब बहुत ज्यादा अवेयर हो गए हेल्थ के लिए, और ऑब्वियसली होना भी चाहिए। तो ये इनका बहुत ज्यादा इनकम है, यदि इस एरिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, तो यदि हम ये आलू मान लीजिए ऑर्गेनिक है जो कि 50 रुपये जनरल मिल रहा है, तो इसको हम यदि 250 रुपये किलो बेचेंगे ना, तो ये लोग आराम से खा लेगा। तो इस एरिया में हम यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे लगा के, तो यहाँ पे जो किसान है उसको हम कोऑपरेटिव फार्मिंग के थ्रू इसका इनकम को बढ़ा सकते हैं। आप तो यहाँ पे देख लिए, खाद वाद देख लिए, और क्या देखना है।